नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की, और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो सीधे आपके खेत, आपकी फसल, आपकी आमदनी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे गेहूं की कटाई के समय आग से बचाव की सावधानियां, केला चिप्स काटने की मशीन की जानकारी, बिहार के लिए उन्नत बैगन की किस्म, एक महिला किसान की सफलता की कहानी और साथ ही जानेंगे मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गेहूं की कटाई के दौरान आग से बचाव के लिए विशेष सावधानियां बरतने की सलाह। केला चिप्स काटने की मशीन से कम समय में अधिक उत्पादन संभव। बिहार के मौसम के अनुसार उन्नत बैगन की किस्मों की जानकारी। वैशाली की महिला किसान तारा देवी की मेहनत से बढ़ी आय। गेहूं की कटाई के समय खेतों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए किसानों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तेज हवा के दौरान बिजली के तारों के संपर्क या चूल्हे की चिंगारी से आग लगने की संभावना रहती है, इसलिए कटाई के समय खेत के पास आग ना जलाएं और सूखी घास को इकट्ठा कर सुरक्षित स्थान पर रखें। बिजली के तारों से उचित दूरी बनाए रखें तथा खेत में पानी या मिट्टी की व्यवस्था रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में आग को तुरंत बुझाया जा सके। यदि गेहूं काटते समय कहीं आग लग जाए तो जहां तक आग पहुंच चुकी है उसके आगे की फसल की कुछ दूरी तक बाली काट दे ताकि खाली स्थान बन जाए और आग आगे ना फैल सके। ऐसी स्थिति में तुरंत आसपास के लोगों को सूचना देना भी जरूरी है। केला चिप्स काटने की मशीन एक उपयोगी उपकरण है जिसकी सहायता से केले को समान आकार में तेजी और आसानी से काटा जा सकता है। इस मशीन में स्टेनलेस स्टील के तेज ब्लेड लगे होते हैं जिससे पतली और एक जैसी स्लाइस प्राप्त होती है। इसका उपयोग छोटे उद्योगों, दुकानों और घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर चिप्स बनाने में किया जाता है। यह मशीन बिजली से चलती है और एक व्यक्ति द्वारा आसानी से संचालित की जा सकती है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा कम समय में अधिक मात्रा में केले के उत्पाद तैयार हो जाते हैं, जिससे बेहतर गुणवत्ता के चिप्स तैयार करने में मदद मिलती है। बिहार के गर्म और आर्द्र मौसम तथा मिट्टी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैगन की कई उन्नत किस्में अच्छी पैदावार देती हैं। इन किस्मों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा हाइब्रिड 5, आरका नवनीत, आरका निधि, काशी संध्या, पंजाब बहार, गोल बैगन तथा पीबी 67 हाइब्रिड प्रमुख है। इन किस्मों की खासियत यह है कि इनमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है और स्थानीय जलवायु के अनुसार इनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। यदि किसान इन उन्नत किस्मों की खेती वैज्ञानिक पद्धति से करे तो उन्हें बेहतर गुणवत्ता की फसल और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। वैशाली जिले की निवासी तारा देवी एक मेहनती महिला किसान हैं जो सब्जी, आलू और प्याज की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वर्तमान में उन्होंने मकई की भी खेती अपनाई है जिससे उनकी आय में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तारा देवी आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाते हुए सही समय पर बुआई, सिंचाई और खाद प्रबंधन का विशेष ध्यान रखती हैं। उनकी मेहनत और लगन से खेतों में अच्छी पैदावार हो रही है। आज वे न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। अब बात करते हैं पटना बाजार समिति की आलू प्याज मंडी के ताजा भाव की। नया लाल आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल,
नया सफेद आलू 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2,400 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में इस समय गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आज पटना और आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा चलने की संभावना है तथा आसमान सामान्यतः साफ रहने की उम्मीद है। वर्षा की संभावना बहुत कम है और मौसम मुख्यतः शुष्क बना रह सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें भी आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का और किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपको खेती से जुड़ी खबरें और खेती से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको सीधे सीधे कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से आप तक पहुंचाते आते हैं। और इस बार श्री अन्न की खेती से जुड़ी जो खास बातें हैं उसके लिए हम आए हैं आपको पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र में, और यहाँ पर आकर हम डॉक्टर सविता कुमारी से आपको बताएंगे कि श्री अन्न से जुड़ी जो खास बातें हैं, कैसे उसका महत्वपूर्ण, कैसे आप उससे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के बारे में आपको बताएंगी डॉक्टर सविता। तो डॉक्टर सविता, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये श्री अन्न का महत्व अचानक इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, क्या है इसकी महत्ता? जैसा कि मैडम ने कहा कि श्री अन्न क्या है और क्यों इसकी मांग इतनी बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले तो श्री अन्न होता क्या है। श्री अन्न में जैसे कि सामा, कुटकी, कौनी, कोदो, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आते हैं। और श्री अन्न को सुपर फूड भी कहा जाता है। अब हम कहेंगे कि श्री अन्न को सुपर फूड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्च पोषक मूल्य होते हैं, जो कि जिसमें कि कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन्स, ऐसे और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो इसमें मौजूद हैं। तो देखा किसान भाइयों कि डॉक्टर सविता ने आपके सामने मिलेट्स के बारे में, यानी श्री अन्न जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और किस तरह से जो कई बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, उसके लिए ये अन्न कितने ज़्यादा जो हैं वो लाभदायक हैं। अब मैं चाहूँगी डॉक्टर सविता, आप हमें बताएं कि आखिर श्री अन्न का उत्पादन करके हमारे किसान भाई अपना आय ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ किसान भाइयों, आप कम लागत में अधिक आय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पहला तो फसल विविधीकरण करके, क्योंकि आप अगर फसल विविधीकरण करें तो जब कम वर्षा होती है, जब सूखाग्रस्त कभी हो जाता है, कभी जलवायु हमारे अनुकूल नहीं रहती है, तो हमारा क्या होता है कि फसल सीजन की मार पड़ने लगती है। अगर वैसे ही आप फसल विविधीकरण करके अलग अलग मिलेट्स लगाते हैं तो आपका सीजन की मार नहीं पड़ेगी और आप अधिक लाभ ले सकते हैं। उसी के साथ आप मूल्य संवर्धन करके भी आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आप बिस्किट, मिलेट्स बिस्किट, रागी बिस्किट, बाजरा बिस्किट, ज्वार का नमकीन, ज्वार का लाई, इस तरह से अनेकों मिलेट्स उत्पाद हैं जो कि आप बना करके और सीधे बाजार तक खुद पहुंचकर लाभ ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग अपने मिलेट्स उत्पाद को बेचने के लिए सोचते थे कि कैसे बेचें, लेकिन अब क्या है कि आप इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं। इसका प्रसंस्करण जैसे उसका छिलका उतारना हुआ,
उसका फटकना हुआ, ये सब की बहुत सारे ऐसे प्रसंस्करण करने की बहुत सारी मशीनें भी अब आ गई हैं, जिससे कि आपको इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको घरेलू स्तर में भी इसका प्रसंस्करण करके उसके बाद अपने उत्पाद को घर में ही बना के फिर आप कर सकते हैं कि इसको मार्केट में खुद पहुंच के, ना कि किसी बिचौलिए के थ्रू, खुद पहुंच के फिर अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बेच के और लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि अभी जो डॉक्टर सविता हैं उन्होंने आपको डीडी बिहार के कृषि दर्शन कार्यक्रम में किस तरह से बताया कि श्री अन्न के उत्पादन से मिलेट की बिस्किट्स बना करके उसका प्रसंस्करण करके किस तरह से आप जो है वो अधिक से अधिक आय कमा सकते हैं। ऐसे में मेरे मन में एक और सवाल आया है डॉक्टर सविता कि हम देख रहे हैं आजकल जो महिलाएँ हैं, देख रहे हैं आपकी किस तरह से जीविका दीदी के माध्यम से और भी कई तरह के स्वयं सेवी सहायता समूह के माध्यम से महिलाएँ अब मिलेट के जो है वो कार्य कर रही हैं। ऐसे में जो उनका जो महिलाओं का स्वयंसेवी संगठन है वो ये कार्य करके श्री अन्न से जुड़ा उत्पाद बना करके कैसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकता है, अगर ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं डीडी बिहार के माध्यम से तो ये बहुत अच्छा हो। जी हाँ किसान भाइयों एवं बहनों, मैडम ने जैसा बताया कि महिलाएं किस तरह से रोजगार अपना कर सकती हैं, ये बहुत अच्छी बात है मैडम। कि सबसे मेन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जीविका दीदी लोग को जो कि अपना दैनिक कार्य करने के बावजूद वो स्वयं सहायता समूह को समय देती हैं और वो स्वयं सहायता समूह में अपना समय देती हैं अपना प्रोडक्ट बनाने पे भी। ग्रुप में दीदियां मिलके अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन वैसी दीदियों को ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग भी देते हैं KVK से, कि ताकि वो तरह तरह के और भी प्रोडक्ट बना के अपना डेवलपमेंट करे और उनको कैसे ब्रांडिंग पैकेजिंग करनी है, उसकी कैसे ब्रांडिंग करनी है, ये सब उनको और अच्छे से सिखा के फिर उनको ऐसा ट्रेंड करते कि वो बाज़ार तक खुद अपना उत्पाद पहुंचा सके। साथ ही स्थानीय जब कोई कृषि मेला लगे या फिर कहीं मार्केट ऐसा होता है कि कभी खादी इंडस्ट्री वगैरह से भी हम लोग कांटेक्ट कराते हैं उनको, कि ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बाज़ार तक पहुँचे और उसका मांग भी बढ़े और वो अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके। तो किसान भाइयों और बहनों, आपको सबको जो है डॉक्टर सविता ने अभी बताया कि किस तरह से जीविका दीदी जो हैं वो इस तरह से किसान मेले या अन्य तरह के जितने भी मेले होते हैं उसमें जा कर के फ़ायदा उठा सकती हैं श्री अन्न के उत्पाद और उससे बने उत्पाद को लेकर के। लेकिन मैं चाहूँगी डॉक्टर सविता, आज जो अगर इसको सुपर फूड के रूप में हम जानते हैं तो जो घर में हमारी महिलाएँ हैं, जो माताएँ जो देख रही हैं, उनको आप बताएँ कि वो घर में इन मिलेट्स का उपयोग करके ऐसी कौन कौन सी डिशेज़ बना सकती हैं जिससे बच्चे रुचि भर से खाएं और उससे उनको पोषण भी मिले। मैं बताना चाहूँगी मैडम आपको कि जैसे गांव घर में तो जनरली हम लोग मरुआ का यूज़ करते हैं और दीदियाँ समझती हैं कि कभी कभी समझती हैं कि सिर्फ मरुआ काला है, नहीं खाएंगे, बच्चे को नहीं खिलाएंगे। तो मैं उन लोग को अपने माध्यम से बताना चाहूँगी कि मरुआ ही नहीं, ऐसे सामा, कौनी और भी जो ज्वार, बाजरा और भी ऐसे श्री अन्न हैं जिनका प्रयोग करके जैसे बच्चों के लिए सेरेलेक्स टाइप का बना लें। उसके अलावा बड़ों के लिए उसका इडली वगैरह बना दे, कुछ अलग टाइप का बनाए कि जिससे उनको देख के, उनके नाम सुन के उनको खाने की रुचि बढ़े। उसके अलावा क्या है कि उसका लड्डू वगैरह बना के रख दे। मेरा तो आप सभी से एक एडवाइस है कि जिस तरह आपके घुटनों में, कमर में दर्द रहता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि कैल्शियम, ये परेशानी है घुटने और कमर दर्द में, तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली एडवाइस करते हैं। लेकिन हमारी एडवाइस एक है, आपसे अनुरोध है कि आप लोग रागी का सेवन प्रतिदिन किया करिए। अगर उसकी रोटी बनाकर नहीं खा पाए तो हलवा बना के खाइए। अगर हलवा बना के भी नहीं खाए तो सबसे अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि आप रागी का लड्डू 1 महीने का बना के रख लीजिए। जिस तरह आप लोग घर में कसार बनाते हैं ना मकर संक्रांति के टाइम में, उसी तरह का कसार छोटा छोटा लड्डू बना के रख लीजिए और 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम, ऐसे सेवन करिए। अगर आपको कम परेशानी है तो आप 1 लड्डू भी खाकर उसका सेवन करके आप अपने परेशानी को, जो भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जैसे कि आपका हड्डी में दर्द हुआ, मांसपेशियों में दर्द हुआ, तो इससे आप निजात पा सकते हैं। तो देखा आपने किसान भाइयों, अभी डॉक्टर सविता ने ना केवल आपके लिए बल्कि हमारे घर में बैठी उन महिलाओं के लिए भी टिप्स दिया है जो अपने घर में रह करके इन मिलेट्स यानी श्री अन्न का इस्तेमाल करके जो है वो अपने घर के बच्चों का पोषण आहार बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ जो उनके अंदर भी जो कैल्शियम की कमी है उनके बुजुर्गों, बड़ों के अंदर भी या महिलाओं के अंदर, उसको भी वो कम कर सकती है। तो इन तमाम जानकारियों को डीडी बिहार के माध्यम से, कृषि दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर सविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मैडम।
किस तरह से अभी डॉक्टर सविता ने आपको बताया श्री अन्न, जिसको हम मिलेट्स के नाम से मशहूर रूप से जानते हैं, उसके पूरे उपयोग के बारे में। ना केवल ये आपके आय को बढ़ाता है बल्कि आपके घर के जो पोषण है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके पोषण को भी बढ़ाता है। तो आप भी श्री अन्न की खेती कीजिए और उसका उपयोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसी आशा के साथ हम डीडी बिहार पर कृषि दर्शन का यह आज का अंक जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का
भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारी पूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक के लिए आप रहें स्वस्थ, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।